topic under discussion is reaction kinetics. Reaction kinetics. Now, reaction kinetics deals with the rate of reaction. Okay, this topic deals with rate of reaction. Rate of reaction. So you know from O levels के rate of reaction क्या है? It is the concentration change per unit time. How would you define rate? They may ask definition for 1 mark. So you would say change in concentration per unit time. Change in concentration per unit time. This will be named as rate. बेटा फॉर्मूला इसका होगा rate is equal to concentration change divided by time. This is formula for rate. तो rate की बेटा यूनिट क्या होगी? आप देखें concentration की क्या यूनिट है? मोल पर डीएम क्यूब। और टाइम सेकंड में अगर हो तो नीचे सेकंड है, नीचे से सेकंड ऊपर जाएगा, इट बिकम्स पर सेकंड। लेकिन अगर टाइम मिनट में हो तो फिर ये मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट होगा। और अगर टाइम आवर्स में हो तो फिर ये मोल पर डीएम क्यूब पर आवर होगा। तो आप देखोगे कि आपको टाइम किस यूनिट में दिया हुआ है, तो फिर यूनिट उस हिसाब से आपने स्टैब्लिश करनी है। नहीं। अच्छा, फिर बेटा उसके बाद हम देखें कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है किसकी है। अगर के कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है और ये टाइम हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे, तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? देखो डेफिनेशन में ये कहा है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो आपको नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। आपको ये पता है ना कि व्हाट हैपेंस टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। एंड व्हाट हैपेंस टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स? इंक्रीज होती है जैसे जैसे रिएक्शन होता रहता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स की हो तो उसका ग्राफ कैसे होगा बेटा? नीचे जाएगा और फिर कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, दैट इज द पॉइंट वेयर रिएक्शन इज स्टॉप। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। अब इस कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ पे जो ग्रेडियंट है वो क्या शो करता है बेटा? ग्रेडियंट या स्लोप वो क्या शो करेगा? वो रेट को शो करेगा। ग्रेडियंट या स्लोप कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ का क्या होता है बेटा? रेट होता है। और ये ग्राफ आपको बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद टाइम। ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर के ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की हो टाइम के साथ, तो फिर ग्राफ कैसे होगा? हाँ, ये कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रोडक्ट की हो तो फिर ग्राफ नीचे से जाएगा ऊपर। जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगी स्टार्ट में और फिर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो किस पॉइंट पे जहां कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए वहां रिएक्शन इज स्टॉप। ठीक हो गया? तो ये बेटा दोनों कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ हैं। एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ, इसका भी जो ग्रेडियंट है वो रेट होगा। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट है दैट इज रेट। बेटा आप ओ लेवल में ये पढ़ते थे ना कि जितनी स्टीपनेस ज्यादा होगी उतना रेट फास्टर होगा। तो ग्रेटर स्टीपनेस का मतलब है ग्रेटर स्लोप या ग्रेटर ग्रेडियंट। ग्रेटर स्टीपनेस का मतलब है फास्टर रेट एंड वाइस वर्सा। हाँ, लेकिन स्टीपनेस आपने कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ में देखनी है, किसी और ग्राफ में नहीं। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की जो स्टीपनेस है वो रेट को शो करती है। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कहते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। बेटा क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन?
frequency of collision. So what it is? Number of collisions per second. Number of collisions per second is frequency of collision. तो देखो, लेट्स से अगर मैं एक रिएक्शन लूं H2 plus Cl2, it goes to 2HCl, right? So suppose in a container, if I take H2 and Cl2 molecules, तो what happens बेटा, ये molecules कोलाइड करेंगे कि नहीं? मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करे तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक सेकंड में कितने कलूजन हो रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कलूजन। ठीक है, तो बताओ, अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कलूजन ज्यादा होगी, या टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कलूजन ज्यादा होगी? हाँ, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर नंबर ऑफ कलूजन्स पर सेकेंड ज्यादा हो जाएंगे। टेम्परेचर कम होगा तो नंबर ऑफ कलूजन पर सेकेंड कम होंगे। फिर बेटा उसके बाद है इफेक्टिव कलूजन। इफेक्टिव कलूजन को सक्सेसफुल कलूजन भी कहते हैं। इफेक्टिव कलूजन और जी कह सकते हैं, कह सकते हैं इफेक्टिव कलूजन या सक्सेसफुल कलूजन। ऐसा कलूजन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, कलूजन बिटवीन, ऐसा कलूजन हाँ जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लें या एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लें और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लें। तो collision between reactant molecules that produce product, reactant molecules which produce product, which produce product, वो बेटा इफेक्टिव collision होगा या सक्सेसफुल collision होगा। और ऐसा collision जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना करे वो इनइफेक्टिव या अनसक्सेसफुल collision होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा फैक्टर्स affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. So the first factor, let us say temperature. So beta temperature क्या होगा when temperature is increased? When temperature is increased, kinetic energy of molecules increases. Kinetic energy of molecules या kinetic energy of particles increases. बेटा उसके बाद frequency of successful collision या frequency of effective collision increases. Frequency of effective collision increases, hence rate increases. Rate increases and vice versa. वाइस वर्सा का क्या मतलब है? जब टेम्परेचर डिक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशन डिक्रीज करेगी और रेट डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के डिक्रीज करने से। तो ये पहला फैक्टर है जो कि मेयर रिवीजन है, आपने वो लेवल से पढ़ा हुआ है। सेकंड फैक्टर इज प्रेशर बेटा। लेकिन प्रेशर का ध्यान में रखें, ये गैसेस के लिए इफेक्टिव है, ठीक है? और टेम्परेचर सबके लिए इफेक्टिव है, सॉलिड लिक्विड गैस सब पे इफेक्ट करेगा, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैस पे होगा। तो प्रेशर बेटा, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड,
क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर ना, या वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, या मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर। और फिर बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। frequency of effective collisions increases, hence rate increases, and vice versa. And vice versa। ठीक है, ये बेटा दूसरा फैक्टर है प्रेशर का। व्हाट अबाउट थर्ड फैक्टर? क्या था थर्ड फैक्टर? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के लिए बेटा एक्टिव होगा। हाँ, यस, यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस की बेटा हम लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस की। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, क्या इसका बेटा पॉइंट होना चाहिए आगे? जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो तो क्या होता है? हाँ, मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? हाँ, यस, मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। एंड देन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। हाँ, यस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। सर ऊपर खड़े थे वो चीज़, बस हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन increases, hence rate increases. Rate increases and vice versa। सारा अभी तक तो ओ लेवल वाला ही चल रहा है। ओके, यस बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्थ, इज सरफेस एरिया। उसका लिंक पार्टिकल साइज से भी है। फोर्थ पॉइंट इज बेटा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सॉलिड्स के लिए होगा, फॉर सॉलिड्स। तो बेटा स्मॉलर पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज कम है, स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा तो ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया। हाँ, यस। और फिर ग्रेटर सरफेस एरिया से क्या होगा? ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और हेंस ग्रेटर रेट। ग्रेटर रेट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। एंड द लास्ट फैक्टर इज बेटा कैटलिस्ट। सर ये सरफेस एरिया वही इंक्रीज है प्लस ना, ये मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर जैसे वो वन कंसंट्रेशन ये इंक्रीज है तो इसमें क्या होगा? ये ग्रेटर लिखा हुआ ना। ओके, अच्छा बेटा, कैटलिस्ट में व्हाट आर द थ्री की पॉइंट्स यू नीड टू नो? कैटलिस्ट को रिएक्शन में सॉरी, कैटलिस्ट को सॉलिड तो एक या किसी भी रिएक्शन में अगर वो कैटालिटिक रिएक्शन है तो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा। तो हाँ, कैटलिस्ट क्या करता है? इट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन
chemical reaction by decreasing activation energy। क्या बेटा? डिक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। और बेटा कैटलिस्ट इज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है अल्टरनेट पाथ। क्या बेटा? कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है? अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ। ऑल्टरनेट पाथ पे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी लेस होती है। सर आप मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल्स आएगा। बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ। जी। ये क्या लिखा है? एक्टिवेशन है। Catalyst is recovered at the end of reaction। Catalyst is recovered at the तो भी कैटलिस्ट बार बार यूज कर सकते हैं at the end of reaction। कैटलिस्ट को आप बार बार यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट रिकवर हो जाता है at the end of reaction। तो ये रिन्यूएबल है। जी। रिन्यूएबल होगा। यस बेटा, नोट के with catalyst mechanism of reaction is different। with catalyst reaction mechanism become different, and at this different mechanism activation energy is lowered। At this different mechanism activation energy is lowered। okay beta, I hope ke you know how to make this energy profile diagram with or without catalyst। Look beta, if I try to make energy profile diagram, तो I will label y-axis as energy axis और x-axis तो क्या लेबल करना है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बट बेटा, या रिएक्शन पाथवे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अगर इफ आई एम ट्रेसिंग इट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट्स होंगे नीचे होंगे रिएक्शन। हाँ, कैन यू टेल वेयर इज रिएक्टेंट एंड वेयर इज प्रोडक्ट बेटा? रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी, प्रोडक्ट्स हैव लो एनर्जी, और फिर दिस इज पीक बेटा। नाउ कैन यू टेल मी वेयर इफ कैटलिस्ट इज यूज्ड, तो फिर कैटलिस्ट के केस में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होगा बेटा? ये दूसरा पाथवे है। Now the pathway is different with lower activation energy। So how would you label for activation energy बेटा? रिएक्टेंट से लेकर जो पीक है वहां तक दो एक्टिवेशन एनर्जी हैं, एक है ई ए अनकैट। बेटा अनकैट का मतलब क्या है? नो कैटलिस्ट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की है। और बेटा ये क्या है? ई ए कैट। ई ए कैट का क्या मतलब है? कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस वन। तो you can clearly notice K catalyst is decreasing activation energy। Where to show enthalpy change? How to show enthalpy change? Reactant से product की तरफ होगी enthalpy change। Just notice this thing कि catalyst has no effect on enthalpy change। Catalyst has effect on activation energy but no effect on enthalpy change। Enthalpy change same है दोनों कर्व की, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी सेम होंगे। सिर्फ रेट में फर्क आएगा, स्पीड में फर्क आएगा कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट का हैज नो इफेक्ट ऑन एंथैल्पी चेंज। सर ये ऊपर जो हल्का सा आपने लगाया हुआ है एच के ऊपर, वो लगाना है? हाँ, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है। हम पढ़ चुके हैं ना इससे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और फिर बेटा अगर के रिएक्शन हो एंडोथर्मिक,
और ये प्रोग्रेस है ऑफ रिएक्शन, और फिर ये एनर्जी एक्सेस है। तो बेटा इसमें क्या होगा? यू हैव रिएक्टेंट्स हियर, यू हैव प्रोडक्ट्स हियर, हाउ मेनी एनर्जी प्रोफाइल्स? टू एनर्जी प्रोफाइल्स वी हैव। तो एक बेटा कैटेलाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इज हियर, दिस इज ई ए कैट। और जो अनकैटेलाइज रिएक्शन है, सॉरी, ये अनकैट है, अनकैटेलाइज एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर, और कैटेलाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। ये सही है सर। ठीक है, ठीक है। और फिर बेटा ये है इंथैल्पी चेंज। सो अगेन नोटिस कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इंथैल्पी चेंज। हाउ वुड यू डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी? जी बेटा, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है ना, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है एक्टोथर्मिक के कंपैरिजन में। ओके, फिर आपने क्या स्टैंडर्ड, तो सर स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, वो तो फिर और चीज बात नहीं होगी। रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, बस एक यूजुअल नोटेशन है ना, हम थीटा लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? मिनिमम एनर्जी, minimum energy required to start a reaction, required to start a reaction. This will be named as activation energy. ठंड की